नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल गिरी और मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त। और आज हम खेलने वाले हैं हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 के साथ में। आज हम देखेंगे इसका पूरा एक्सप्लेनेशन बिल्कुल समराइज स्टाइल में। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पर पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। तो बिना किसी देरी के लेट्स प्ले। इस चैप्टर की शुरुआत होती है बिरसा नाम के कैरेक्टर से। बिरसा मुंडा मध्य भारत के छोटा नागपुर के एरिया में घूमता था। उसके पास में चमत्कारी शक्ति थी। वो अनाज को कई गुना कर देता था और सारी बीमारियों को ठीक कर देता था, ऐसा वहाँ के लोगों का मानना था। और उनके बारे में भी मानना था कि ये जो बंदा है ये दीकुओं से भारत की रक्षा करने के लिए आया है। अब ये दीकू कौन थे और इस कहानी में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इस पूरे चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो जनजातीय लोग थे, जो आदिवासी लोग थे, अपने जीवन को कैसे जीते थे। तो यहाँ पर इनकी 4 कैटेगरीज हैं। कैटेगरी नंबर 1 है ये लोग घूमते फिरते रहते थे। तो जो लोग घूमते फिरते रहते थे बेसिकली झूम खेती करते थे। झूम खेती यानी घुमंतु खेती। इस खेती में बेसिकली क्या होता है कि ये जंगल के बीच में कोई एक एरिया अपना निश्चित कर लेते थे कि उस एरिया में ये अपनी खेती करेंगे। ऊपर की तरफ से जितने भी पेड़ पौधे होते थे उन सबको काट देते थे, यानी कि उनके डालों को काट देते ताकि ऊपर से जो सूरज की रोशनी है वो नीचे की तरफ आ सके। और उसके बाद में क्या करते थे कि आसपास में जितने भी घास फूस होते थे उस सबको जला देते थे। घास फूस जलाने के बाद जो राख बचती थी उस राख को पूरे मैदान में फैला देते थे जितने एरिया में इसको खेती करनी होती थी। इस राख में खास क्या होता था कि इसमें होता था पोटैश यानी पोटेशियम होता था, जो कि इस ज़मीन की जो उर्वरक शक्ति थी, जो फर्टिलाइजेशन जो इनकी पावर थी उसको बढ़ा देता था। उसके बाद ये क्या करते थे कि कुदाल लेकर यानी फावड़ा वगैरह लेकर इसके ऊपरी वाली सतह को खुरच देते थे और खुरचने के बाद में वहाँ पर बीजों को बिखेर देते थे। ये लोग ना तो जुताई करते थे ना ही किसी तरीके से रोपण यानी कि एक एक करके बीज को उगाना इस तरीके से करते थे, सीधे सीधे खेतों में बिखेर देते थे। उसके बाद जो इनकी फसल उगती थी उस फसल को काटते थे। जिस जमीन पर इन्होंने खेती की होती थी उस जमीन को छोड़ देते थे, आगे बढ़ जाते थे और दूसरी जगह पर खेती कर लेते थे। सेकंड कैटेगरी आती है कलेक्टर्स और शिकारियों की। कलेक्टर्स वो वाले नहीं जो अंग्रेजों ने रखे थे। कलेक्टर वो जो हकीकत में कलेक्टर होते हैं जिनका काम है संग्रहण करना यानी चीज़ों को इकट्ठा करना। ये क्या करते थे, देखिए शिकारी वाले लोग और कलेक्टर्स लोग, ये लोग क्या करते थे, एक पूरा झुंड बनाते थे, अपना टोली बनाकर ये जंगल में जाते थे। वहाँ पर जाकर शिकार करते थे या चीज़ों को ढूंढते थे। अब जैसे मान लो कि इन्होंने जंगली जड़ें, इन्होंने फूल वगैरह या फल वगैरह इन्होंने ढूंढे और टोली में जितने लोग थे सब में आपस में बांट लेते थे। या फिर अगर इन्होंने कोई शिकार किया तो शिकार को भी ये आपस में बांट लेते थे। उसे पकाने के लिए यानी खाना पकाने के लिए वो साल के और महुआ के जो बीज होते थे उसके तेल से खाना वगैरह पका लेते थे। जो कलेक्टर्स लोग वो क्या करते थे, जैसे जंगलों में जड़ी बूटियाँ होती थी तो जड़ी बूटियों को इकट्ठा करते थे। ये वहाँ पर जो फूल वगैरह होते थे उन फूलों को इकट्ठा करते थे। अब जैसे व्यापारियों को या महाजनों को कभी चमड़े में या कपड़ों में कभी रंग की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि पहले तो सिंथेटिक कलर्स नहीं आए थे। तो उस समय पर क्या था कि जो नेचुरल कलर्स जैसे कुसुम के फूल हो गए, पलाश के फूल हो गए, इन फूलों के कलर्स को ये लोग कपड़े पर या चमड़े पर चढ़ाते थे। तो कभी भी व्यापारियों को या महाजनों को ऐसी चीज़ों की जरूरत पड़ती वो सीधे इन आदिवासियों के पास में आते और इन्हें कुछ पैसे देकर वो चीज़ों को खरीद लेते थे। इनमें से कुछ लोग मजदूरी भी करते थे, जैसे सड़क निर्माण में किसी का सहयोग कर देना या फिर बोझा ढोना, यानी जो भी छोटे छोटे काम होते थे ये उसको कर लेते। जो मजदूरों टाइप का काम होता था उन कामों को करके कुछ पैसे कमा लेते थे। अब इनको जो बाकी सारी ज़रूरतें थी, जैसे इनको चावल चाहिए या गेहूं चाहिए, तो उसके लिए क्या करते थे, इन लोग के पास जो थोड़ा बहुत पैसा होता था उस पैसे से या तो इसको खरीदते थे या फिर ये चीज़ों को फेर बदल करके, यानी जिसे हम कहते हैं बार्टर सिस्टम, यानी हम चीज़ों को देंगे और उसके बदले में कोई चीज़ ले लेंगे, इसके थ्रू अपना खर्चा चला लेते थे। अब इनमें प्रजाति होते थे बैगा। बैगा जो थी मध्य भारत में पाई जाती थी। ये प्रजाति कहते हैं भैया हम जंगल की संतान हैं और हम नहीं करेंगे किसी के लिए भी काम। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग जंगलों से ही अपना पैसा कमाते थे। जिस भी तरीके से इनके पास जो भी रूखा सूखा मिलेगा ये उसी को खाकर खुश रहते थे। कई बार ऐसा भी हो जाता था कि इनको पैसों की ज़्यादा ज़रूरत होती थी, तो उस कंडीशन में व्यापारी और महाजनों से पैसा लेते थे। व्यापारी और महाजन भी खून चूसने वाले थे। वो लोग क्या करते थे, इसे इन लोगों को बहुत ज़्यादा ब्याज पर पैसे देते थे। इसी कारण ये जो व्यापारी महाजन थे ये लोग इनके लिए शैतान की तरह थे। अब आती है 3 नंबर की कैटेगरी। 3 नंबर की कैटेगरी क्या करते थे, चरवाहे थे बेसिकली। चरवाहे यानी कि जानवर पालते थे, उन जानवरों को चराते थे। जैसे आज ये पंजाब में है, पंजाब में घास फूस अच्छी हो रही है, यहाँ पर इन्होंने ये लोग अपने जानवर को लाते हैं, उन जानवरों को चरवाते हैं। जब यहाँ पर घास खत्म हो जाती है उसके बाद फिर धीरे से आगे बढ़ जाते हैं और इस तरीके से इनका जीवन चलता रहता था।
तो ऐसे ही एक समुदाय है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में, गद्दी समुदाय जिनको गडरिया कहा जाता है। कश्मीर में बकरवाल है जो लोग बकरियां पालते हैं। पंजाब में वन गुर्जर है। आंध्र प्रदेश में लबाड़ियाँ हैं, ये लोग गाय भैंसों के झुंड को पालते हैं। चौथी कैटेगरी आ जाती है वो लोग जो लोग रुक कर खेती करते हैं, यानी किसी एक जगह पर बाकायदा पूरे हल के थ्रू, बैलों के थ्रू ये जुताई करके वहाँ की खेती करते हैं। अब इसमें जो समुदाय है उसमें गोंड समुदाय और आपका संथाल समुदाय आता है। तो ये तो बात हुई कि किस तरीके से लोग अपना जीवन जीते थे। अब बात आती है कि जब ये उपनिवेश आया, यानी जब ये कॉलोनाइज जब इंडिया हुआ, तो उसके बाद इन लोगों के जीवन पर क्या असर पड़ा। सबसे पहले हम बात करेंगे मुखियाओं की। मुखिया बेसिकली कबीलों के यानी कि आदिवासी जनजातियों के सरदार होते थे। ये लोग अक्सर पावरफुल लोग होते थे। इनके अपनी खुद की एक सेना होती थी। ये लोग अपनी खेती खुद नहीं करते थे, अपने लोगों से करवाते थे या फिर अपने खेतों को बटाई पर दे देते थे। तो इनके साथ में क्या हुआ कि जब अंग्रेज़ों की कॉलोनाइजेशन आया तो उन लोगों ने इनके ऊपर लगाम लगाई। इनकी ज़मीनों को मालिकाना हक तो दिया गया, लेकिन इनसे लगान वसूलने लगे। इनकी जो खुद की सेना या खुद के इनके जो सुरक्षा कर्मी होते थे उनको इन लोगों ने हटा दिया, अंग्रेज़ों ने हटा दिया, और इन लोगों को एक जनरल पीपल की तरह इनको ट्रीट किया जाने लगा। अब इन लोगों के पास में ताकत नाम की कोई चीज़ नहीं थी। सेकंड आ गए वो लोग जो घुमंतू काश्तकार थे। घुमंतू काश्तकार यानी वो लोग जो झूम खेती कर रहे थे या फिर जो शिकारी थे या संग्राहक थे। अंग्रेज लोग ना इन लोगों से बहुत चिढ़ते थे। क्यों? क्योंकि ये लोग किसी एक जगह पर रहकर अपना काम नहीं कर सकते थे। फिर अंग्रेजों को इनसे कमाई भी तो करनी होती थी। अब कमाई करने के लिए इनका किसी एक जगह पर टिकना ज़रूरी था, तो इसलिए वो लोग इनसे परेशान भी रहते थे। वो क्या चाहते थे कि सारे लोग किसी एक जगह पर रहें, एक जगह पर खेती करें और उसके बाद फिर हमें पैसा दें। इन लोगों के लिए अंग्रेजों ने अलग नियम बनाए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन लोगों को उसी ज़मीन को पट्टे पर दिया, नहीं किराए पर दिया। उस ज़मीन को किराए पर देने के बाद में उससे उनसे किराए भी वसूलते थे, फसल के लिए लगान भी वसूलते थे। लेकिन इनके साथ एक परेशानी थी, जो झूम खेती करते थे ये लोग किसी एक जगह पर रुककर खेती नहीं कर सकते थे, तो उनका फसल का उत्पादन था वो उतना नहीं हो सकता था। तो इन लोगों ने फिर इस चीज़ का विरोध करना शुरू किया। अब विरोध कई बार इतना ज़्यादा व्यापक हो गया कि अंग्रेज़ों को इनकी बात माननी पड़ी। तो इसलिए जो नॉर्थ ईस्ट वाले जो एरिया थे, जो पूर्वोत्तर राज्य थे भारत के, वहाँ के जो इतने भी आदिवासी लोग थे उन्होंने ऐसा करने के लिए मना कर दिया। अंग्रेज़ों को मानना पड़ा और अंग्रेज़ों ने कुछ कबीलों को घूमने फिरने की छूट दे दी। अब यहाँ पर बात आती है कि अंग्रेज़ों ने जो वन कानून बनाए थे, जो फॉरेस्ट के लिए उन्होंने अपने खुद के जो लॉज लेकर आ गए थे, उसका क्या इफेक्ट पड़ा इन आदिवासियों के ऊपर में। तो यहाँ पर देखिए, जो आदिवासी बेचारे जो घूम फिर कर जो अपना जीवन बिता रहे थे, इनके साथ में कंडीशन क्या आ गई कि जो अंग्रेज़ थे इन्होंने अपने फ़ायदे के जो जंगल थे, जहाँ से इनको अपना घर बनाने के लिए लकड़ी मिल रही थी या जहाँ से इनको रेलवे की पटरियाँ बनाने के लिए जो इनको लकड़ी मिल रही थी, उन सारे जंगलों पर तो इन्होंने अपने कानून लगा दिया कि आप इन जंगलों में अगर घूमते दिखाई दोगे तो ये वर्जित है। अगर आप यहाँ पर दिखाई दोगे तो आपको शूट एट साइट कर दिया जाएगा, सीधे सीधे, यानी आपको मार दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। मीन्स यहाँ पर साफ साफ तरीके से इन लोगों को रोक दिया गया। लेकिन इससे एक परेशानी हो गई अंग्रेज़ों के लिए कि इन लकड़ियों को उठाकर रेल की पटरियों के पास तक पहुँचाना, इन लकड़ियों को जंगल से निकाल कर बाहर गाड़ियों तक लादना, इनके पास अब मज़दूरों की कमी होने लगी। तो उन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक चाल चली, वहाँ के आसपास के लोगों को ही वहाँ पर ज़मीन दी, सिर्फ इसी शर्त पर कि आपको हमारे लिए मजदूरी करनी पड़ेगी। इस ज़मीन पर आप यहाँ पर खेती कर सकते हैं और आप यहाँ पर घूम फिर सकते हैं, लेकिन इसके बदले में आपको जंगलों की रक्षा करनी पड़ेगी। मीन्स अंग्रेज़ों ने अपनी जो सस्ती जो लेबर थी, यानी जो इनको सस्ते मजदूर थे, उसका इन्होंने अपने लिए जुगाड़ कर दिया था। बहुत सारे लोगों ने माना भी, बहुत सारे लोगों ने नहीं भी माना। तो इसी के चक्कर में सोंगम संगरमा नाम का एक आंदोलन हुआ था असम में 1906 ईस्वी में, और 1940 में महाराष्ट्र में वरली आंदोलन भी हुआ था। इसके अलावा मध्य प्रांत में 1930 में वन सत्याग्रह भी हुए थे। वो सब इन्हीं कानूनों के खिलाफ में थे। अब इन लोगों के साथ में एक समस्या और आई, व्यापार की समस्या। 19वीं सेंचुरी शुरू होते होते आदिवासियों ने गौर किया इस बात पर कि जो व्यापारी और महाजन हैं ये अब जंगलों की तरफ ज़्यादा आने लगे। हालांकि इस बात को इन्हें समझने में बहुत देर लगी कि उस समय पर क्या हो रहा था कि जो अंग्रेज़ थे वहाँ पर रेशम का कारोबार बहुत ज़्यादा चल रहा था। 18वीं सेंचुरी के लास्ट से रेशम हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा चलने लगा था, और जो इंडियन जो रेशम था, जो इंडियन जो सिल्क था, ये बेस्ट था। तो ये व्यापारी महाजन क्या करते थे, यहाँ पर आदिवासियों के पास में आकर, एक संथाल नाम की प्रजाति थी जो कि रेशम के कीड़े पालती थी, उनके पास में आकर 1000 कृमि कोश यानी कि 1000 कोकोन्स के इन्हें 3 या 4 रुपये प्रोवाइड करते थे,
और उन कीड़ों को लेकर ये अपने साथ चले जाते थे बर्दवान या गया की तरफ में। वहाँ पर जाकर वो इसको बेचते थे और इससे 5 गुना ज़्यादा कीमत पर वो लोग इसे बेच देते थे। अब आदिवासियों की चीज़ समझ में आने लगी कि ये लोग इतनी जल्दी जल्दी क्यों आ रहे हैं। तो यहाँ पर बिचौलियों ने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया और इस तरीके से जो व्यापारी जो महाजन थे ये लोग इन आदिवासियों के दुश्मन बन गए। अब यहाँ एक और लोग थे बेचारे जो कि थे काम की तलाश में घूमने वाले मजदूर। ये लोग काम की तलाश में अपने घर से बहुत दूर निकल जाते थे। तो झारखंड में आपको पता ही है कि उस समय पर खनन उद्योग यानी कि जैसे कोयला खोदना, आसाम में जो चाय के बागान थे वो शुरू हो गए थे। तो इन सारे आदिवासियों को इकट्ठा करके ये लोग अपने यहाँ ठेकेदार लोग जो थे वो अपने यहाँ पर इनसे काम कराने लगे। एक तो इनको पैसे भी कम मिलते थे, काम बहुत ज़्यादा इनसे लिया जाता था और उसके बाद इनको कभी घर भी नहीं आने दिया जाता था। तो अब आप देखेंगे कि जब आप इनके ऊपर इतना अत्याचार करोगे, आप इनको घर नहीं आने दोगे, आप इन्हें पैसे कम दोगे, आप इनके जंगल इनसे छीन लोगे, आप इन्हें खेती नहीं करने दोगे, आप इनसे लगान लोगे, तो भाई इतना ज़्यादा जब आप अत्याचार करोगे तो इसका विद्रोह तो होगा ही। तो इन विद्रोहों में कुछ मेन थे। 1831-1832 में कोल विद्रोह हुआ था, 1855 में संथालों का विद्रोह हुआ, 1910 ईस्वी में बस्तर का विद्रोह हुआ, 1940 ईस्वी में वर्ली विद्रोह हुआ और जो बिरसा मुंडा जो कैरेक्टर जो हमने शुरुआत में बात की थी वो आंदोलन भी तो इसी तरीके का था। अब हम बात करते हैं बिरसा मुंडा कौन थे। 1870 के मिड में यानी 1875 के आसपास में इनका जन्म हुआ था। बचपन इनका बिल्कुल एक लड़कपन जो था बिल्कुल एक अच्छी तरह से बीता था। भेड़ बकरियों को चराते हुए, नाचते गाते हुए, खेलते कूदते इनका बचपन बीता था। पिताजी को इनके काम की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। बचपन से ही, लड़कपन से ही ये मुंडा विद्रोह की कहानियाँ, स्वर्णिम युग की कल्पना कि किस तरीके से पहले सारे मुंडा लोग साथ में रहते थे, भाई भाई एक दूसरे का खून नहीं बहाते थे, इन लोगों को अपनी ज़मीन पर खेती करने का पूरी तरह से अधिकार था, इन लोगों को अपने हिसाब से ज़िंदगी जीने का अधिकार था। ऐसी ऐसी कहानियाँ ये सुनते रहते थे। उन कहानियों से इनके अंदर एक ज्वाला जागती थी। इनका एडमिशन करा गया जर्मन के मिशनरी स्कूल में, तो वहाँ पर ये ज़्यादा पढ़ नहीं पाए। फिर कुछ समय के बाद में इन्होंने एक वैष्णव धर्म में एक बंदा था आनंद पांडे के अनुयायी बन गए, उसके साथ में रहे और वहाँ से फिर इन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। और जब ये उनके साथ में रहते रहते इन्होंने अपने जो कबीले के लोग थे उनके सामने भी ये जो अच्छी अच्छी बातें जो इन्होंने सीखी थी, बेसिकली जैसे कि आपको अपने गाँव को साफ़ रखना चाहिए, आपको अपने घरों को साफ़ रखना चाहिए, आपको शराब नहीं पीनी चाहिए, आपको लड़ झगड़ कर नहीं रहना चाहिए, आपको एकता के साथ रहना चाहिए, ये सब बातें करने लगा। साथ ही साथ जो मिशनरी लोग थे यानी जो ईसाई धर्म था या फिर जो व्यापारी और महाजन थे उनकी खिलाफत भी करते थे। तो अंग्रेज़ सरकार को ये लगा कि ये जो है ये क्रांति की भावना पनपा रहे हैं अपने समुदाय के लोगों में। तो इनको 1895 में जेल में डाल दिया जाता है 2 साल के लिए। 2 साल बाद जब ये वापस आए 1897 में, तो अब ये और भी पक्के होकर आए थे और इस बार जो इनके अनुयायी थे वो काफ़ी कट्टर टाइप के थे। तो उन्होंने क्या किया कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ में जैसे जैसे अपने कानून ला रहे थे, वन कानून लेकर आ रहे थे, तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ के थानों को जला दिया, चर्चों को नुकसान पहुँचाया। तो उसके बाद इनको फिर से दोबारा से जेल में डाल दिया गया। तो सन 1900 ईस्वी में संदिग्ध परिस्थिति में इनकी मौत हो गई थी। हालांकि किताबों में हमारी ये भी लिखा हुआ है कि हैजे के कारण मरे थे, लेकिन ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अगर आप गूगल को, विकिपीडिया को, ऐसी सब चीज़ों को सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि जिनकी मौत थी वो जहर देने के कारण हुई थी। अब बात करते हैं इसके कंक्लूजन की। बिरसा मुंडा के साथ में आंदोलन का तो खात्मा हो गया, लेकिन अंग्रेजों को यहाँ पर 2 चीज़ें माननी पड़ गई। पहली चीज़ ये कि आप आदिवासियों के ऊपर में या किसी भी जनजाति के ऊपर में आप ज़बरदस्ती कोई कानून नहीं लगा सकते, तो ऐसे कानूनों को आपको हटाना पड़ेगा। और दूसरी बात इन्होंने फिर बता दिया कि अगर आप हमारे ऊपर अन्याय करोगे तो उसका विरोध करना हम जानते हैं। इन्होंने अपने रस्मों, अपने रीति रिवाजों के तरीके से इन्होंने विद्रोह किया और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। आगे हम इनके बारे में और भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, क्योंकि हम पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पर हम आपको कवर करके दिखाएंगे। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कोई आपके डाउट्स है या कोई आपके कन्फ्यूजन्स है, कोई चीज़ आपको गलत लगती है, तो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम उसको आगे इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। हमारे इस चैनल पर क्वेश्चन आंसर्स का एक और तरीका होता है कि क्वेश्चन आंसर्स के साथ साथ में जो भी आपके क्वेश्चन और आंसर्स हैं टेक्स्ट बुक के, उन सब के पीडीएफ्स आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी और हिंदी लैंग्वेज में भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।